चैप्टर नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, आपको मैंने हमेशा बताया है कि एक सेलर है, एक बायर है, एक सेलर है, एक बायर है। ठीक है सर। सेलर जो है वो गुड्स को यहां पर बेचने का या तो हाथों हाथ ओनरशिप दे देता है या फिर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। तो हाथों हाथ जब ओनरशिप दे देता है तो वो तो हो जाता है सेल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जहां ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो रही है वो तो हो जाता है सेल, और जहां ओनरशिप फ्यूचर में भविष्य में जाएगी वो हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये तो इतना अपने को ध्यान है, पहला चैप्टर में ही पढ़ लिया था अपन ने। सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी और बोला, बायर बोला ठीक है सर मुझे अभी मार्केट में और भी जगह घूमना है, तो एक काम करो, इसको माल को अभी हाल फिलहाल आप अपने पास में ही रखो, जब मैं पूरी खरीदारी कर लूंगा तब आपसे इसे लेता हुआ जाऊंगा ताकि मुझे इस माल को उठा के घूमना नहीं पड़े। तो देर इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट सेलर ने ओनरशिप तो दे दी है, लेकिन सेलर ने उस चीज की डिलीवरी नहीं दी है अभी तक। ठीक है, सेलर के खुद के पास में पड़ी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सेकंड सिचुएशन, सेलर ने बायर को माल तो दे दिया, माल तो दे दिया, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो दे दी, लेकिन सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है। बोला ओनरशिप केवल और केवल और केवल तभी दूंगा, केवल और केवल और केवल तभी दूंगा जब इस माल के लिए मेरे को पेमेंट रिसीव हो जाएगा ना। तेरे को चाहिए माल, तू ले जा, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस माल की ओनरशिप मैं तेरे को तभी दूंगा जब उस बाबत मेरे को पेमेंट रिसीव हो जाएगा। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि डिलीवरी दी जा सकती है लेकिन ओनरशिप नहीं। और ऐसा तो खैर पॉसिबल है ही है कि आपने ओनरशिप भी दे दी माल के लिए और डिलीवरी भी दे दिया माल का। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है ना, तो आपने अभी तक ओनरशिप दी है माल की, ना आपने अभी डिलीवरी दी है माल के लिए, ना आपने ओनरशिप दिया है ना आपने डिलीवरी दिया है। ठीक है सर। तो ऑल द फोर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ओनरशिप नहीं दी, डिलीवरी भी नहीं दी, तो अभी ये तो प्योरली एग्रीमेंट टू सेल है। ओनरशिप भी दे दी, डिलीवरी भी दे दी, अब कुछ, अब तो इसका मतलब है ये तो सेल हो चुका है। ओनरशिप दे दी, डिलीवरी देनी बाकी है, हमारे को तो सेल से ही मतलब है, मतलब ओनरशिप से ही मतलब है। ठीक है, ओनरशिप दे दिया है लेकिन डिलीवरी नहीं दी है, सो सेल। एंड मतलब अपन क्या बोलते हैं, सेल क्या होता है? जब ओनरशिप दे दी गई हो, ओनरशिप नहीं दी है और डिलीवरी दे दी है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मजे की बात ये है, ओनरशिप देना और डिलीवरी देना दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओनरशिप देना और डिलीवरी देना दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक दी जा सकती है पैरेलली, दूसरी नहीं दी भी हो ऐसा भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि ओनरशिप देना और डिलीवरी देना दो अलग अलग बातें हैं? इसीलिए हमने चैप्टर का नाम रखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड चैप्टर का सेकंड हाफ है डिलीवरी ऑफ गुड्स। दोनों के नियम अपन अलग अलग देखेंगे। सर समझ में आया ऐसा नाम क्यों रखा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, समझ आया? बेसिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है, तो अभी तक देखो, ये निकुंज फटाफट पढ़ना पॉइंट नंबर 1 और 2। Passing of property means transfer of ownership. It is different from transfer of possession of goods. On sale, ownership transfer from seller to buyer. Goods may remain with the seller, and with passes of ownership, risk also passes with it. ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ओनरशिप इन गुड्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो दोनों अलग अलग हैं, ये तो हम लोग मानते ही हैं। ठीक है, ऑन सेल ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। जब अपन सेल होते हैं ना, सेल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, तो गुड्स में रिमेन विद द सेलर। ऐसा हो सकता है गुड्स सेलर के पास में ही रह जाए, ऐसा हो सकता है गुड्स सेलर के पास में नहीं रहे और बायर के पास में जा चुके हैं। एंड विद पासेस ऑफ ओनरशिप रिस्क आल्सो पासेस विद इट। ये मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि सर यदि
माल को जिस समय भी नुकसान हुआ है, माल को जिस समय भी नुकसान हुआ है, ठीक है, यानी रिस्क हुई है, तो सर उस माल के नुकसान यानी कि रिस्क को कौन बेयर विथ करेगा? सर वो बेयर विथ करेगा जो उस समय उन गुड्स का ओनर है। हमारे लिए ओनर कौन है और ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है ये जानना क्यों जरूरी है? उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि क्यों जरूरी है। उसमें से एक रीजन है दैट रिस्क पासिस विद द ओनरशिप। जो उस समय यदि सेलर की गलती के बिना या बायर की गलती के बिना उन गुड्स को नुकसान हो रहा है, तो उन गुड्स का नुकसान कौन बेयर विथ करेगा? सर जो उस समय उन गुड्स का ओनर था वो बेयर विथ करेगा, उस समय उन गुड्स का ओनर था वो बेयर विथ करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, और क्यों जानना जरूरी होता है ये भी अपन पढ़ेंगे। और जैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में गई, बिना सेलर और बायर की गलती के गुड्स को कुछ नुकसान हुआ, अब भाई इसकी ओनरशिप है तो रिस्क इसको बेयर विथ करनी पड़ेगी। हाँ, अदरवाइज जिसकी गलती है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है ना, लेकिन न तो इसकी गलती न इसकी गलती के कारण माल को नुकसान हो गया, तो फिर अब जो उस समय ओनर था वो माल के नुकसान की भरपाई सहन करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज। अब देखो किसी वन ऑफ द पार्टीज की गलती के कारण माल देने में, डिलीवरी में देरी हो गई या फिर गलती के कारण माल को नुकसान हो गया, तो फिर उस पार्टी का गला पकड़ा जा सकता है। अदरवाइज किसी की गलती के बिना हुआ है तो फिर बायर जो है मतलब जो उस समय ओनर है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, ठीक है। केस का नाम है डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बार्ड। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बार्ड। ये पॉइंट पूरा और ये केस लॉ पढ़ निकुंज। Default by one of the parties. If delivery has been delayed because of the fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party or at fault. Case law, Denby Hamilton and Co. Limited versus Bard. B contracts to purchase 30 tons of apple juice from S. S crushes the apples, puts juice in cask and keeps them ready for delivery. B, however, delays to take the delivery and the juice goes putrid and has to be thrown away. B is liable to pay the price. सर देखो, बी जो है ना, ही कॉन्ट्रैक्ट्स टू परचेज 30 टन ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम एस। 30 टन एप्पल का जूस चाहिए। एस ने उसको बाकायदा एप्पल को क्रश किया, जूस निकाला, उनको कास्क यानी कि जो ड्रम्स होते हैं उनमें भर के रखा, रेडी रखा डिलीवरी के लिए। अभी B however delays to take the delivery and the juice goes putrid. उसने अभी डिलीवरी लेने में बहुत लेट कर दिया, 2 दिन लेट आया, 1 दिन लेट आया। यार ये कोई जूस पड़ा पड़ा कोई सही थोड़ी रहेगा, वो तो खराब हो जाएगा। सो यहाँ पर माल किसकी गलती के कारण खराब हो रहा है, ठीक है, या डिलीवरी किसके कारण डिले हो रही है? सर बी के खुद के गलती के कारण डिलीवरी हो रही है। सो इस वजह से जूस को फेंकना पड़ा। तो सर अब कौन लायबल होगा? सर जिस पार्टी की गलती है वो लायबल होगा। बी इज लायबल टू पे द प्राइस। डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बार्ड। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर हमें ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स किसके पास है, क्या वो सेलर के पास है या फिर वो बायर के पास में ट्रांसफर हो चुकी है, ये जानना क्यों जरूरी है? उसमें से सबसे पहला कारण तो अपन पढ़ चुके हैं, सर रिस्क फॉलोज ओनरशिप। यदि सेलर या बायर की गलती के बिना गुड्स को नुकसान हो चुका है तो जो भी पार्टी उस समय उन गुड्स की ओनर थी वो नुकसान उसको बेयर विथ करना पड़ेगा। सेकंड, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सर मान लो सेलर या बायर जिसमें से भी गुड्स, इनमें से किसी के पास में भी गुड्स का पोजेशन था, ठीक है, थर्ड पार्टी आई, इधर उधर देखा, एक डंडा उठाया और इस जो गुड्स था उसको तोड़फोड़ कर दिया, ठीक है। तो सर अब थर्ड पार्टी के ऊपर केस करने का राइट किसे होगा? सर थर्ड पार्टी के ऊपर केस करने का राइट उसे होगा जो उन गुड्स को नुकसान के समय उन गुड्स को ओन करता था, यानी कि जो ओनर है, जिसके पास में ओनरशिप है या प्रॉपर्टी इन गुड्स है। यदि सेलर से अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है तो थर्ड पार्टी के ऊपर केस सेलर को करने का अधिकार होगा। और यदि
बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, उसके बाद में थर्ड पार्टी ने आके गुड्स को नुकसान पहुंचाया, तो फिर ओनर ये हो गया, तो अब इसको राइट मिलेगा थर्ड पार्टी के ऊपर केस करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? क्यों हमें जानना पड़ेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई या कब हुई? सर, पहला, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जो ओनर है वो रिस्क बेयर विद करेगा। दूसरा, यदि उन गुड्स को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट किसका होगा? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, सर, जो उस समय उन गुड्स का ओनर है। थर्ड, सूट फॉर प्राइस। देखो, अपन जब सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल में क्या होता है? ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो चुकी होती है, और यदि बायर फिर प्राइस नहीं दे रहा है तो सेलर बायर पे पूरी प्राइस के लिए केस कर सकता है कि सर ओनरशिप दे दी, अब तो आपको पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप सेलर की होती है, बायर के पास में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई भी होती है, और बायर यदि उन गुड्स को खरीदने से मना कर दे तो सेलर बायर के ऊपर प्राइस के लिए केस नहीं लगा सकता। किस चीज के लिए केस लगा सकता है? किस चीज के लिए केस लगा सकता है? जल्दी बोलो ईशा बांगड़, किस चीज के लिए केस लगा सकता है? एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है ओनरशिप और बायर ने लेने से मना कर दिया गुड्स को, तो फिर अब सेलर बायर पे किस चीज के लिए केस लगा सकता है? पलक राठी, पलक राठी, आयुषी कनोडिया, आयुषी कनोडिया, कैन यू हियर मी? मोहित अग्रवाल, बताइए इस केस में किस चीज के लिए केस लगा सकता है? शैली शाह, For damages or डैमेजेस। अभी तक ओनरशिप सेलर से बायर के पास में गई नहीं है, 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बायर ने खरीदने से मना कर दिया, तो यदि सेलर को उन गुड्स को मार्केट में 900 रुपए में बेचना पड़ गया क्योंकि बायर ने खरीदने से मना कर दिया, तो 100 रुपए का डैमेज हो रहा है। तो इस पे पूरी प्राइस के लिए नहीं, केवल डैमेजेस जो 100 रुपए के हुए हैं उनके लिए केस लगा सकता है, पूरी प्राइस वसूलने के लिए केस नहीं लगा सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। जबकि इधर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई है, 1000 रुपए की चीज थी, अभी तक 1000 रुपए लेने बाकी हैं, तो बायर ने यदि 1000 रुपए देने से मना कर दिए, अब ये ओनर भी बन चुका है उन गुड्स का, तो फिर सर बायर जो है वो सेलर के ऊपर नहीं, सेलर जो है वो बायर के ऊपर पूरी प्राइस 1000 रुपए के लिए केस कर सकता है। दोनों में, सेल के केस में और एग्रीमेंट टू सेल के केस में फर्क समझ में आया? I am really astonished and surprised to see that इतनी बेसिक बात का आंसर आप लोगों को याद नहीं है, क्योंकि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में वापस खोल के ना तो नोट्स बनाए हैं ना डिफरेंसेस पढ़े हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस इज बीइंग गिवन बाय माय स्टूडेंट। छाती चौड़ी हो गई मेरी तो, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए सर, टीचर का काम है पढ़ाना, बाकी इतना शानदार बैच तो आज से पहले कभी मिला नहीं। तो क्यों हमें जानने की जरूरत है कि सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या नहीं हुई है? नंबर वन, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जो ओनर है वो ही उन गुड्स की रिस्क बेयर विद करेगा, जब तक कि किसी पार्टी की फॉल्ट के कारण गुड्स को नुकसान नहीं है तब तो वो करेगी, नहीं तो ओनर को करना पड़ेगा। दूसरा, एक्शन अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी कौन ले सकता है? थर्ड पार्टी के कारण उन गुड्स को कुछ नुकसान हो गया है, तो सर एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कैन बी टेकन ओनली बाय द पर्सन हु इज द ओनर एट दैट पॉइंट इन टाइम। थर्ड, सूट फॉर प्राइस लगा पाएंगे या सूट फॉर डैमेजेस लगा पाएंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 4, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और सेलर। सर, बायर की इंसॉल्वेंसी हो गई है और ऑफिशियल रिसीवर उससे गुड्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या सेलर की इंसॉल्वेंसी हो गई है और ऑफिशियल रिसीवर उससे गुड्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई है या सेलर के खुद के पास में ओनरशिप अभी भी, इसी बात पे डिपेंड करेगा
कि ऑफिशियल रिसीवर उनसे उन गुड्स को ले पाता है या नहीं ले पाता है. So these are the four reasons because of which these are the four reasons because of which we need to know when the ownership has been transferred from the seller to the buyer. कौन उस समय ओनर है, वो ही ये चारों काम के उसके हिसाब से ये चारों काम का रिजल्ट निकलेगा. क्या ये पॉइंट समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये. Explain the significance of transfer of property as per Sale of Goods Act. Transfer of property in goods as per Sale of Goods Act. आपको बताना है along with examples, ये चारों मेंशन करने हैं कि सर इन कारणों से ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई सेलर से बायर के पास में, ये हमारे लिए जानना जरूरी है. बोलिए सर, समझ में आया क्या? Yes sir. क्या तुम लोग को वो सेल और एग्रीमेंट टू सेल का जो अभी छोटा सा पोर्शन कराया था, क्या तुम लोग को नहीं आना चाहिए था कि सर यदि सेल है तो हम पूरी प्राइस के लिए, ओनरशिप दे दी तो पूरी प्राइस के लिए हम पैसा मांग सकते हैं बायर से, और यदि एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर हम पूरी प्राइस नहीं, केवल डैमेजेस ही मांग सकते हैं. इससे पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो याद रहेगा. ठीक है सर, आइए आगे चलते हैं. What next? Now, most important portion of this chapter. Most important portion of this chapter. Rules regarding transfer of property, यानी ownership from seller to buyer. कि सर seller से buyer के पास में ownership transfer हो रही है. Rules regarding transfer of property from seller to buyer. सर तो असर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, व्हाट आर द रूल्स? अनअसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, व्हाट आर द रूल्स? एंड सेल ऑन अप्रूवल में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, व्हाट आर द रूल्स? ये एक अलग तरीके की सेल होती है. ये अनअसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी, असर्टेन गुड्स में या स्पेसिफिक गुड्स में कब ट्रांसफर होगी, और सेल ऑन अप्रूवल एक तीसरी तरीके की कैटेगरी होती है, उसमें कब ट्रांसफर होगी. ठीक है, ये हम लोग को देखना है. इस पोर्शन में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है. ठीक है, इस पोर्शन में से कि what are the rules regarding transfer of property from seller to buyer in uncertain goods, in ascertain goods and sale of approval. आपको एग्जाम में एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि भैया ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई या रिस्क किसकी है. तो आपको सबसे पहले तो टाइप ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कि सर ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए, असर्टेन गुड्स के लिए या अनअसर्टेन गुड्स के लिए. ठीक है, फिर आपने जब टाइप ऑफ वो आइडेंटिफाई कर दिया असर्टेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, तो आप ये वाले नियम लगाएंगे अलग अलग सिचुएशन. ठीक है, फिर यदि आपने देख लिया गुड्स अनअसर्टेन गुड्स है तो आप ये वाले नियम लगाएंगे. और तीसरी एक कैटेगरी होती है सेल ऑन अप्रूवल. सेल ऑन अप्रूवल का क्या मतलब होता है, अभी तक सेलर ने बायर को माल यूज करने के लिए ये कह के दिया कि आप 2-4 दिन इस माल को यूज करके देखो, यदि आपको समझ में आ जाए अगले 3 दिन में तब आप मेरे को माल खरीद लेना, नहीं तो मैं मान लूंगा आपने माल नहीं खरीदना. मतलब ऐसा, यानी कि आप अप्रूव करोगे तो ही मैं मानूंगा कि मतलब सेल हो गई है. तो इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, यानी कि वो सेल तभी मानी जाएगी जब बायर का अप्रूवल या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ गया है. ठीक है, कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रूवल आता है ये हमको देखना पड़ेगा. सो ये सब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में आपको कल चालू कराऊंगा. ठीक है, और इस चैप्टर को फटाफट, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इस चैप्टर को अगले 2-3 दिन में खत्म करते हैं और हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज दी अनपेड सेलर. आज के लिए इतना बहुत है. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो अब एक लास्ट बात आज के लिए, अब डिसेंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जो हैं, डिसेंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ने आज
टेस्ट दिया है। तो नेक्स्ट टेस्ट का पोर्शन नोट कर लीजिए प्लीज, नेक्स्ट टेस्ट का पोर्शन नोट कर लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कर लिया है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले का टेस्ट होगा। टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप 3 दिन यहाँ से ले लीजिए कि 3 से 4 दिन में अपने को ये तैयारी रखनी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है।